Very good morning to all of you. Let me upload the PDF. उसके बाद आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे. Hi Swati, it's your first class and हिंदी मीडियम एस्पिरेंट हैं. Okay. तो स्वाति देखो, हिंदी मीडियम में वैसे भी हमारा ये कोर्स चल रहा है. So what you have to do is आप शुरुआत से शुरू करिए. जो पहला लेक्चर है वहाँ से आपको लेक्चर देखना स्टार्ट करना है. ठीक है, तो जितने भी लोग बाद में आ रहे हैं उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि पहले वो पुराने लेक्चर्स देखें, अदरवाइज उनको आज के लेक्चर समझ नहीं आएंगे, क्योंकि हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बाकी सभी थिंकर्स के साथ में जो हम पहले कवर कर चुके हैं. ठीक है, गुड मॉर्निंग. ठीक है, ये करना है आपको. एंड रिगार्डिंग द हिंदी मीडियम नोट्स, जब आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैं ऐड करूँगी, आई विल गिव यू द लिंक. ठीक है, 2 दिन के बाद, ताकि ये फ्री ट्रायल का इन केस अगर एग्जिस्टेंट है अभी तो वो ओवर हो जाए, उसके बाद मैं आपको लिंक दूंगी उसका. ठीक है, तो फिर वहाँ पर आई टेल यू हिंदी मीडियम के लिए. देखो, बुक्स अगर आपको फॉलो करनी है हिंदी मीडियम की तो ओपी गौबा बुक है, लेकिन उससे ज़्यादा एक हिंदी मीडियम वाले नोट्स आते हैं. देखो, टॉपिक समझाने का जिम्मा मेरा है. ठीक है, आई बी वर्किंग ऑन दैट कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आए. लेकिन जो हिंदी मीडियम की टर्मिनोलॉजीज होती हैं उसमें मुझे थोड़ी डिफिकल्टी होती है. फॉर दैट आप क्या कर सकती हैं कि हिंदी मीडियम के नोट्स आई टेल यू, आई गिव यू अ लिंक, वहाँ से आप ऑर्डर कर लेंगी. ठीक है, ज़्यादा उसमें टाइम नहीं लगेगा, लेकिन वो ऑर्डर करने के बावजूद भी आपको टॉपिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जितनी भी सारी वीडियोस हैं वो फॉलो कीजिए. और रही बात बुक्स की, तो मैं ग्रुप में आपको बुक्स भी बता दूँगी. इफ़ यू वांट टू फॉलो दोस, बहुत अच्छी अच्छी बुक हैं हिंदी मीडियम की. ओपी गौबा की बुक है, दैट यू कैन फॉलो. सूरज, नेक्स्ट बैच पॉलिटिकल साइंस का जो स्टार्ट होगा वो दिसंबर में स्टार्ट होगा. ठीक है, तो आप दिसंबर वाले बैच से इफ़ यू वांट, इंग्लिश में स्टार्ट होगा दैट बैच. ठीक है, तो वहाँ पर एनरोल आप कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट मंथ से करंट अफेयर्स स्टार्ट हो जाएगा. करंट अफेयर्स, ठीक है, तो करंट अफेयर्स का कोर्स आई एम ब्रिंगिंग फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, जिसमें पॉलिटी के करंट अफेयर्स, इकोनॉमी के करंट अफेयर्स जो हमारे ऑप्शनल के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं वो सभी कवर होंगे. तो करंट अफेयर ये ईयरली कोर्स होगा जिसमें पूरे साल के हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे. एंड साथ में इसमें रहेगा आपका आंसर राइटिंग भी. जैसे आंसर राइटिंग हम पॉलिटिकल साइंस में करते हैं, सेम आंसर राइटिंग हमारी यहाँ पर रहेगी. ठीक है, सो इसमें आंसर राइटिंग रहेगी. अपार्ट फ्रॉम दैट एक कोर्स है आपका आईआर के लिए, इंटरनेशनल रिलेशन का बेसिक कोर्स होगा, दैट विल बी इन इंग्लिश. अभी आपके बैच को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ये दूसरे बैच के लिए रहेगा. ठीक है, बाकी सब कोर्सेज जो रहेंगे दूसरे बैच के लिए रहेंगे. दूसरा ये चीज़ है कि इन फ्यूचर कोई भी अगर कोर्स आता है तो मैक्सिमम उसकी जो लेंथ होगी वो 1.5 आवर की होगी एंड मिनिमम 1 आवर की होगी, क्योंकि 2 घंटे की क्लास जब भी हम लेते हैं तो वो बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता है. 2 घंटे इज टू मच. दैट इज वाई आई हैव थॉट दैट कि 1.5 आवर की रहेगी आपकी. ठीक है, चाहे आंसर राइटिंग की हो चाहे कुछ भी हो. ठीक है, इन दिस कोर्स पेपर 1 पार्ट 2 भी कवर होगा. यस, पेपर 1 पार्ट 2 एकदम डिटेल में कवर होगा. हालांकि मैं BL फाडिया की समरीज बना रही हूँ जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए. ठीक है, लेकिन उसके बावजूद मैं डायरेक्टली पेपर 1 पार्ट 2 पूरा कवर करूँगी. देखो, मैंने आपको बोला है कि 100% कंप्लीशन होगा सिलेबस का, तो 100% कंप्लीशन का मतलब है 100% कंप्लीशन. आज की क्लास का ड्यूरेशन 1.5 आवर है वैसे तो, जैसे कल भी 1.5 आवर था, लेकिन हम 10-15 मिनट ऊपर लगा ही देते हैं. कभी कभी लग जाता है हमारा 10-15-20 मिनट ऊपर, विच इज़ नॉट बैड. जब मुझे लगेगा तो मैं आपको बता दूँगी. ठीक है, पेज नंबर 1 2 3, ओके. नंबर ऑफ वर्ड्स पर पेज, ओके. प्रिंटिंग के लिए थिनर होगा. ठीक है, आई विल डू दैट. ठीक है, अब से जो PDFs आपको मिलेंगे आगे से, इनफैक्ट पुरानी PDFs भी मैं दोबारा से रिवाइज करके इफ़ यू वांट मैं उसको छोटे फॉन्ट में दे दूँगी. ठीक है, ताकि आप लोग वो प्रिंट करा सकते हैं. आपको ज़्यादा नंबर ऑफ आपको पेजेस या आपको कॉस्ट जो होती है आपकी प्रिंटिंग की ज़्यादा ना पड़े. तो लेट्स बिगिन विथ टुडेज टॉपिक. अभी तक हम आइडियलिज्म कवर कर चुके हैं, लिबरलिज्म कवर हो चुका है. हमने कल रात को जो हमारी क्लास थी
उसमें मैंने कवर किया है एंड ऑफ हिस्ट्री। तो जो लोग कल रात को नहीं आए हैं, जिन्होंने क्लास नहीं अटेंड की है, वो ये कवर कर लेंगे। एंड ऑफ हिस्ट्री डिबेट है, एंड ऑफ आइडियोलॉजी डिबेट है, एट द सेम टाइम देयर इज क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, यस, आपको पहले वाले पूरे पढ़ने होंगे। वो जब तक समझ नहीं होगा, वो जब तक नहीं समझ में आएगा, आपको कवर नहीं होगा, आपको आगे के टॉपिक्स नहीं समझ में आएंगे। ठीक है स्वाति, तो यू गो एंड कवर, स्टार्ट कवरिंग दोस। एक दो हफ्ते में बाय 30 सितंबर आप कवर कर सकती हैं, क्योंकि 30 सितंबर तक मैं पेपर 1 पार्ट ए कवर कर चुकी हूँ। हमारा पेपर 1 पार्ट ए पूरा कवर हो चुका होगा, यानी ऑलमोस्ट हमारा 35% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, यानी 150 मार्क्स हमारे तैयार हो जाएंगे बाय 30 सितंबर, इस महीने के एंड तक। तो शुरू करते हैं। सोशलिज्म का टॉपिक अभी पढ़ना है हमें। सोशलिज्म के बाद हम पढ़ेंगे मार्क्सिज्म। ये दो टॉपिक्स हैं आज के। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोशलिज्म कवर करेंगे। गुड मॉर्निंग अंश। तो सोशलिज्म शुरू करते हैं। देखिए, सोशलिज्म का जो टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इट इज। सोशलिज्म, मैंने आपको बताया ये कि इनकी जो कोर आइडियोलॉजी होती है वो होती है इनकी इक्वालिटी। ये इक्वालिटी को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। ठीक है, तो आज के टाइम पे कोई भी कंट्री उठा लो, चाहे वो कम्युनिस्ट कंट्री हो, कम्युनिस्ट कंट्री को भी सोशलिस्ट कंट्री बोल सकते हैं। ठीक है, चाहे वो कंट्री हो आपकी कैपिटलिस्ट कंट्री, कोई मिक्स्ड इकोनॉमी भी है, सारी कंट्रीज हम देखेंगे आजकल सोशलिज्म फॉलो कर रही हैं। ठीक है, सोशलिज्म फॉलो किया जाता है। तो इसी वजह से सोशलिज्म के बारे में ये बोला जाता है कि सोशलिज्म इज लाइक अ हैट। हैट मतलब टोपी। ऐसी हैट्स आती हैं, जैसे विंटर्स में हम लोग हैट पहनते हैं। ठीक है, जब सर्दियाँ होती है, तो वो जो टोपी होती है उसको जब आप पहनते हो तो आपके जो भी हेड की शेप होती है वो शेप वो ले लेती है, यानी मॉडिफाई हो जाती है आपके हेड की शेप के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो सोशलिज्म एक ऐसी हैट है आज के टाइम पे विच हैज लॉस्ट इट्स शेप। मतलब इसकी अपनी कोई शेप नहीं है, अपनी कोई आइडियोलॉजी, सर्टेन सेट्स नहीं है। आज के टाइम पे सारी कंट्री सोशलिज्म फॉलो कर रही हैं, चाहे यूएसए हो, यूके हो, कोई भी कंट्री हो, सभी कंट्रीज सोशलिज्म फॉलो कर रही हैं। इसी वजह से सोशलिज्म को बोला जाता है इट इज लाइक अ हैट दैट हैज लॉस्ट इट्स शेप बिकॉज एवरीवन वियर्स इट, क्योंकि हर कोई पहनता है। हमने देखा था जब हमने लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी पढ़ी थी, तो मैंने आपको बताया था कि क्लासिकल लिबरलिज्म में इनिशियली यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। प्रॉब्लम्स क्या रहेंगी कि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था वर्कर्स का, और इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि जो क्लासिकल लिबरलिज्म है, यानी यूटिलिटेरियनिज्म की जो फिलॉसफी है, ये पिग्स फिलॉसफी है। इन्होंने बोला दिस इज द पिग्स फिलॉसफी, क्योंकि इसमें मैन को एनिमल के लेवल पे रिड्यूस कर दिया। ठीक है, जिसमें सिर्फ क्वांटिटी से मतलब है, एपेटाइट सेटिस्फेक्शन से मतलब है, क्वालिटी से इसमें कोई भी इनका मतलब नहीं था। ठीक है, क्योंकि क्वालिटी का मतलब है कि आप एक्सप्लॉयटेशन भी ना करो किसी का, ऐसी ग्रोथ होनी चाहिए, ऐसा प्रॉफिट आना चाहिए आपके पास में कि वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, वर्कर्स को भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले। तो वही सेम चीज जब उसमें क्रिटिसिज्म आया, तो हमने देखा लिबरलिज्म ने अपने प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई किया था, जिसको हमने बोला था पॉजिटिव लिबरलिज्म, जिसको हमने बोला था मॉडर्न लिबरलिज्म। ठीक है, अब एक स्टूडेंट की मेरे पास क्वेरी थी, आई थिंक देयर वाज अ स्टूडेंट, 2 दिन पहले मुझे क्वेरी पूछी गई थी कि मैम एक होता है कंजर्वेटिव कैपिटलिज्म और एक है मॉडर्न कैपिटलिज्म। इस टाइप का क्वेश्चन था। तो कंजर्वेटिव कैपिटलिज्म का मतलब है क्लासिकल लिबरलिज्म, यानी वो आइडिया जिसमें ज्यादा मार्केट में इंटरफेयर नहीं करेगा स्टेट,
और मॉडर्न कैपिटलिज्म का मतलब है जिसमें स्टेट प्रेजेंट रहेगा और स्टेट मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए, वर्किंग क्लास के लिए कुछ ना कुछ काम जरूर करेगा। सो सोशलिज्म इज लाइक अ हैट टुडे। तो इसके बाद हमने देखा कि जब ये क्रिटिसाइज किया जा रहा था क्लासिकल लिबरलिज्म, तो उसमें मॉडिफाई करके वो सोशलिज्म वाली जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो एडअप करेंगे। ठीक है, सो दिस इज कंजर्वेटिव कैपिटलिज्म एंड दिस वन इज मॉडर्न कैपिटलिज्म। ठीक है, अभी आई एम जस्ट कमिंग ऑन दैट। सोशलिज्म में अभी हम एग्जाम्पशन समझते हैं, इनकी क्या एग्जाम्पशन होती है ह्यूमन नेचर को लेकर के, सोशलिस्ट का क्या कहना है। ठीक है, ये स्टेटमेंट किसने दी थी? सोशलिज्म इज लाइक अ हैट दैट हैज लॉस्ट इट्स रेलेवेंस, दैट हैज लॉस्ट इट्स यू नो शेप बिकॉज एवरीवन वियर्स इट। सोशलिज्म की जो डेफिनेशन है मेन ये आएगी आपके, आई थिंक वेट लेट मी सी, इस स्टेटमेंट को देने वाले थे, मैंने यहाँ पे डाला है, if I'm not wrong, GDH बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन आती है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम राइट नाउ। ठीक है, जब मुझे याद आएगा तो आई टेल यू, अगर आपको लिखनी हो तो वहां से लिख लेना। ठीक है, आई टेल यू लेटर ऑन। अभी दिमाग में है लेकिन दैट नेम इज नॉट कमिंग, बाद में बताती हूँ आपको। ठीक है, सोशलिज्म की डेफिनेशन किसने दी थी? तो सोशलिज्म के बेसिक एग्जाम्पशंस क्या थे, पहले ये देखते हैं। सोशलिज्म के बेसिक एग्जाम्पशंस थे ह्यूमन नेचर को लेकर के। सबसे पहले कि ह्यूमन नेचर कैसा मानते हैं ये लोग। अब क्योंकि हम सोशलिज्म की बात कर रहे हैं तो ये मानेंगे कि मैन इज सोशल बाय नेचर। सोशल बाय नेचर का मतलब है कि मैन सोसाइटी का पार्ट है, यानी आइसोलेशन में नहीं रहता है। जब हमने लिबरलिज्म कवर किया था तो लिबरलिज्म में मैंने आपको बताया था कि लिबरल जो होते हैं वो ये कंसिडर करते हैं, वो मैन की जो ह्यूमन नेचर को लेकर चलते हैं वो एटॉमिस्टिक व्यू होता है। एटॉमिस्टिक व्यू का क्या मतलब होता है कि मैन अलग से, ठीक है, मैन अलग से आइसोलेशन में अपना रह सकता है, अकेले इंडिविजुअली रह सकता है। यस, दैट्स द नेम, आई वाज फॉरगेटिंग। ये जो डेफिनेशन है ये दी है CEM जॉर्ज, इन्होंने दी है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा सोशलिज्म का तो आप इनिशियली अगर आपको डेफिनेशन देनी है अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में तो आप दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू CEM जॉर्ज, socialism is like a hat that has lost its shape because everyone wears it, because सभी पहनते हैं इसको। ठीक है, कोई भी कंट्री हो सभी फॉलो कर रहे हैं आज के टाइम पे सोशलिज्म। तो लिबरल्स का हमने देखा था कि इनके एग्जाम्पशन ये थी ह्यूमन नेचर को लेकर के कि मैन इज सोशल, मैन सोसाइटी का पार्ट है। तो यानी कोई भी मैन आइलैंड नहीं है अपने आप में। मतलब आइलैंड की तरह क्या होता है, मार्केट मॉडल लिया था लिबरल ने, एग्रीगेट मॉडल इन्होंने लिया था, एग्रीगेट व्यू लिया था, जिसमें ये बोला था कि सोसाइटी में इंडिविजुअल्स का अगर हम सम कर देते हैं तो वो सोसाइटी बन जाती है। मतलब हर कोई अपने रिस्पेक्टिव आइलैंड पे है। आइलैंड का मतलब आप अपने घर में अपने से मतलब आपने रखा हुआ है। ठीक है, जब भी आपको कोई ज़रूरत पड़ती है तो आप मार्केट में जाते हो, अपना सामान खरीद के वापस आ जाते हो। ठीक है, आपको अब सोसाइटी से इतना मतलब नहीं है। जैसे कि आज के टाइम पे लिबरल्स की आइडियोलॉजी ज़्यादा डोमिनेंट है, जिसके चलते हम देखते हैं कि इंडिया में भी चेंजेस आ रहे हैं। जो कलेक्टिव सोसाइटी हुआ करती थी अब इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी है। इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी का मतलब है कि आज के टाइम पे देखो, पहले क्या होता था कि त्योहार मनते थे तो सबके साथ में मनते थे, अब ऐसा नहीं है। त्योहार या कोई भी फेस्टिवल इस तरीके से की चीज़ें जो भी मनाई जाती हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा कि परिवार अब इस हिसाब से नहीं करता है। ठीक है, इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा फेस्टिवल्स अब मनाए भी नहीं जाते हैं। न्यूक्लियर फैमिली का केस,
आज के टाइम पे प्रेवलेंट है। तो ईच मैन इज अ पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट का मतलब है सभी एक ही जगह का पार्ट है, सोसाइटी का पार्ट है। मैन सोशल है, मैन बिना सोसाइटी के नहीं रह सकता है। तो सोशलिस्ट, इसीलिए जो लिबरल्स ने अपना एग्रीगेट व्यू लिया था, लिबरल्स का एग्रीगेट व्यू क्या था कि सोसाइटी का मतलब है कि हर एक इंडिविजुअल को जोड़ दो तो सोसाइटी बन जाती है। तो इसको रिजेक्ट करेंगे क्योंकि ये मानेंगे कि सोसाइटी नेचुरल होती है, सोसाइटी मैन मेड नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि मैन आएगा तभी सोसाइटी बनेगी, इट इज नेचुरल। ठीक है, इट इज नेचुरल, इट इज ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक है, नेचुरल है सोसाइटी, बनाया नहीं है अपने आप में, मैन इसी का पार्ट है। अगली कॉन्सेप्शन होती है इनकी राइट्स की। राइट्स को लेकर के देखो, हमने लिबरल्स की बात की थी, तो लिबरल्स कौन से राइट्स में बिलीव करते थे, कौन से राइट्स में बिलीव करते थे? हमने लिबरल्स पढ़ा था अभी लिबरलिज्म में। यस, जिन लोगों ने रिवाइज किया है प्लीज टेल मी दैट। एनीवन हु कैन आंसर? पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स, है ना? जो राइट्स ये बात कर रहे थे लिबरल्स, वो पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स की बात कर रहे थे। मेरा क्वेश्चन था कि लिबरलिज्म में हमने देखा था उनका कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स क्या था, यानी कौन से राइट्स को वो सपोर्ट करते थे। तो लिबरल्स पॉलिटिकल राइट्स को सपोर्ट करते थे, सिविल राइट्स को सपोर्ट करते थे। उनका कहना था कि मैन के पास में, मैन के जो राइट्स हैं, ठीक है, वो इस तरीके से होने चाहिए कि मैन के पास में लिबर्टी होनी चाहिए। ठीक है, मैन को राइट टू वोट देना चाहिए। ठीक है, तो हमने देखा कि आगे जाकर के राइट टू वोट आएगा वर्किंग क्लास के पास में। तो सिविल राइट्स की बात की गई, यानी आपके पास में लिबर्टी है, आप जो करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, सोशलिस्ट का जो कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स है वो डिफरेंट है। ये जिन राइट्स को सपोर्ट करते हैं वो राइट्स है सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। मतलब ये लोग क्योंकि इक्वालिटी मांग रहे हैं तो ऑब्वियसली ये चाहेंगे कि सोसाइटी के जो कुछ राइट्स होते हैं, अब देखो यहाँ पर पॉलिटिकल और जो सिविल राइट्स होते हैं ये इंडिविजुअल राइट्स होते हैं, हर एक इंडिविजुअल को दिए जाते हैं। लेकिन सोशल राइट्स और इकोनॉमिक राइट्स की जो हम बात कर रहे हैं, ये सोसाइटी से आपको आएंगे। सोसाइटी इसमें आपको सपोर्ट करेगी, सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी, तभी सोसाइटी में आप ये राइट्स एंजॉय कर पाएंगे। तो ये इक्वालिटी चाहते हैं, ये चाहते हैं कि सोसाइटी में सभी का इक्वल डेवलपमेंट हो। इसीलिए जिन राइट्स में ये बिलीव करेंगे वो है सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। इज दैट क्लियर? एनी डाउट इन दिस? ठीक है, नेक्स्ट होता है कि इनका लिबर्टी को लेकर के क्या स्टांस है, लिबर्टी को ये क्या मानते हैं। तो सोशलिस्ट के लिए देखो ये मानते हैं कि जो लिबर्टी का पूरा कॉन्सेप्ट है दैट इज अ बुर्जुआजी कॉन्सेप्ट। बुर्जुआजी कॉन्सेप्ट मतलब जो रिच लोग हैं उनका कॉन्सेप्ट है, जो कैपिटलिस्ट कंट्री है, लिबर्टी उनको सपोर्ट करती है। इसीलिए ये लोग लिबर्टी की जगह पे फ्रीडम वर्ड यूज करते हैं। हमने देखा था कार्ल मार्क्स, जब हमने पढ़ा था तो कार्ल मार्क्स का हमने देखा था कि कार्ल मार्क्स फ्रीडम की बात करते हैं, कार्ल मार्क्स लिबर्टी यूज नहीं करते, क्योंकि कार्ल मार्क्स खुद कहते हैं कि लिबर्टी एक बुर्जुआजी कॉन्सेप्ट है। ये लोग लिबर्टी का प्रमोशन करके लोगों को ये बोलते हैं कि आपके पास में लिबर्टी रहेगी, वो एक्चुअल लिबर्टी नहीं होती। तो सोशलिस्ट फ्रीडम की बात करते हैं, दे यूज फ्रीडम। तो रियल फ्रीडम इज फ्रीडम फ्रॉम नेसेसिटीज, ये हमने देखा था कार्ल मार्क्स में। कार्ल मार्क्स इज अ सोशलिस्ट। पहले के जितने सोशलिस्ट थे, कार्ल मार्क्स उन सभी को क्रिटिसाइज करते थे, अर्ली सोशलिस्ट को, कि उनकी जो जैसे मॉडरेट्स हो गए, उनकी जो डिमांड्स थी वो मॉडरेट्स के जैसी थी जो हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में थे, उनकी जैसी डिमांड थी। और इसीलिए उनको लगता था कि इनकी डिमांड्स कभी फुलफिल नहीं होगी, बिकॉज वो अपीजमेंट कर रहे थे। उन्हें लगता था कि बुर्जुआजी क्लास को अगर बताएंगे कि आपके इन एक्शंस की वजह से हमको फर्क पड़ रहा है, तो बुर्जुआजी क्लास सुनेगी और उन एक्शंस को रिफॉर्म करेगी, कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर के आएगी। लेकिन ये बोलते हैं कि ये एक मिथ है, ऐसा कभी नहीं करेगी बुर्जुआजी क्लास। तो रियल फ्रीडम इज फ्रीडम फ्रॉम नेसेसिटीज।
आपके पास में फ्रीडम तब रहता है जब आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज होती है, बेसिक जो आपको चीज़ें चाहिए होती हैं, वो आपकी मीट हो रही है, मतलब उसके लिए आपको दिन रात मेहनत नहीं करनी पड़ रही। दैट इज फ्रीडम फ्रॉम नेसेसिटीज। अब देखो, हमने देखा था बेसिक में आपके लिए क्या होगा कि आपको 2 वक्त का खाना मिलना चाहिए, ठीक है। साथ में आप बेसिक में ये भी ले सकते हो कि देयर इज समथिंग एल्स, जैसे कि बेसिक एजुकेशन आपके बच्चों को मिलनी चाहिए, ठीक है। जैसे फ्री एजुकेशन आज के टाइम पे अवेलेबल है। गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट स्कूल्स ओपन किए हैं, कॉलेजेस ओपन किए हैं, जहाँ पर फीस बहुत कम रहती है, इनफैक्ट मिनिमल रहती है। तो यहाँ पर आपकी इतनी नेसेसिटी नहीं होगी। वैसे भी छोटे लेवल पे अगर गवर्नमेंट स्कूल में देखेंगे तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फीस होती है। सो रियल फ्रीडम इज फ्रीडम फ्रॉम नेसेसिटीज, ऐसा सोशलिस्ट का मानना है। और सही मायने में फ्रीडम, कार्ल मार्क्स ने यही बोला था कि जब आपको ये ना सोचना पड़े कि आपको आपके शाम के खाने के लिए या आपको अगले महीने भी कोई चीज़ें लेनी है विच इज़ वेरी बेसिक फॉर यू। जैसे कि क्लाइमेट चेंज के चलते आज के टाइम पे इतनी गर्मी बढ़ रही है, तो बेसिक नेसेसिटी हो जाएगी कि एयर कंडीशनर होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक नेसेसिटी में जा सकता है। तो यानी हर कोई इसको अफोर्ड कर पाए, और उसको अफोर्ड करने के लिए उन्हें दिन रात अपना पेट ना काटना पड़े, इतनी मेहनत ना करनी पड़े। दिस इज फ्रीडम फ्रॉम नेसेसिटीज। क्योंकि जब आपकी बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल होती हैं, तभी आपके पास में रियल फ्रीडम आता है कि अब आपको क्या करना है जिंदगी में, तब आप सोचते हो। जैसे आज के टाइम पे आप लोगों को एजुकेशन मिली है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अर्न करना पड़ता है फॉर देयर फैमिलीज, बिकॉज उनकी फैमिली में कोई सोल ब्रेड ऑन अर्नर नहीं है, या फिर उनकी फैमिली का इतना खर्चा नहीं चल पाता है, तो साथ साथ वो जॉब भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उनकी बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल नहीं हुई है। तो क्या आप बोलोगे कि उनके पास में रियल फ्रीडम है कि नहीं? सोशलिस्ट मानते हैं जो लोग आज के टाइम पे जॉब के साथ में बाकी सब चीज़ें भी कर रही हैं, मतलब कुछ लोग होते हैं जो जॉब इस हिसाब से करते हैं क्योंकि दे हैव नो अदर ऑप्शन, उनकी फैमिली को उनको सपोर्ट करना है, दैट्स व्हाई जॉब के साथ में वो आगे पढ़ाई करते रहते हैं। सो दैट इज नॉट रियल फ्रीडम। क्योंकि अगर उनको रियल फ्रीडम दिया जाता, उनके तब एक्शंस होते जिसमें जॉब ना होती। अंडरस्टूड? दैट इज देयर कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। मतलब वो लिबर्टी में नहीं मानते, ये फ्रीडम में मानते हैं। एनी डाउट? रियासत, अगर ये आपकी फर्स्ट क्लास है, आप प्लीज़ शुरू से जो मेरी फर्स्ट क्लासेस हैं, पहले की क्लासेस रहेंगी, ठीक है, वहाँ से आप कवर करना शुरू कीजिए। आज का जो टॉपिक है ये आप तभी कवर कर पाओगे जब आपने पुराने टॉपिक्स कवर किए हैं। ओके, अब आते हैं इक्वालिटी पे। इक्वालिटी, कौन सी इक्वालिटी की बात करते हैं? देखो, जब हमने लिबरल्स पढ़ा था तो हमने देखा था कि वो कौन सी इक्वालिटी की बात करते हैं। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वालिटी ऑफ लॉ। कि लॉ की नज़र में चाहे आप एक रिच क्लास से बिलोंग कर रहे हैं चाहे पुअर क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, आप इक्वल हैं। आपको पनिशमेंट जो मिलेगी वो उस बेसिस पे मिलेगी कि आपने अपना क्राइम किस हिसाब से कमिट किया है। तो यानी हमने लिबरल्स के केस में देखा कि वो लोग प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं। जिस प्रोपोर्शन में आप काम करोगे उस प्रोपोर्शन में आपको उसका जो भी आउटकम है वो आपको मिलेगा, ठीक है। और क्योंकि आप अपनी मेहनत से, अपने एफर्ट्स की वजह से ही इतना कुछ हासिल कर पाए हैं, तो इस वजह से आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि जो आपने कमाया है वो आप दूसरों के साथ बांटें। तो ये हो गई प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी। जितनी मेहनत आप करोगे उस हिसाब से उतना आपको मिलेगा। अंडरस्टूड? लेकिन सोशलिस्ट में क्या होता है, ये लोग सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करते हैं। मतलब सोसाइटी में सभी का जो लेवल है इक्वल होना चाहिए, एंड पैसे के मामले में भी इक्वालिटी होनी चाहिए। यानी ये मानते हैं इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स। इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स का क्या मतलब है? सपोज ए एंड बी है, ए ने 97% लिए हैं, बी ने 57% लिए हैं। और इक्वालिटी ऑफ आउटकम का मतलब है चाहे इसने ज़्यादा मेहनत की हो, दिन रात पढ़ाई की, इसने ज़्यादा मेहनत नहीं की, आखिरी के 2 दिन में पढ़ाई करके पेपर अपना क्लियर किया, 57% लेकर के आया,
लेकिन इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स का मतलब है कि चाहे कुछ भी किया उन्होंने, एट द एंड दोनों को बराबर मिलना चाहिए। इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए बराबर। यानी इसको भी जब दोनों को जॉब लगेगी, मान लो गूगल में जॉब लगती है दोनों की, और दोनों को जब जॉब लगेगी तो इनकी सैलरी कितनी होगी, इसकी भी 5 लाख पर मंथ होगी और इसकी भी 5 लाख पर मंथ होगी सपोज। सो दिस इज द केस। ये लोग इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स को सपोर्ट करते हैं, यानी एब्सोल्यूट इक्वालिटी को सपोर्ट कर रहे हैं। ये मैटर नहीं करता कि आपकी क्वालिटी वाइज आपने क्या किया है, कितने एफर्ट्स किसने डाले हैं। ये बिलीव करते हैं कि सबके बेसिस सबको इक्वल बंटना चाहिए, एब्सोल्यूट इक्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज देयर assumption ऑफ इक्वालिटी। तो राइट्स, लिबर्टी एंड इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस, दिस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू एरिस्टोटल। एरिस्टोटल का जो आइडिया है वो मेरिट के बेसिस पे है। मेरिट के बेसिस पे मतलब जितनी आप मेहनत करते हो। तो एरिस्टोटल का आइडिया आगे जाकर के जो लिबरल स्कूल है उसमें काफी उनको इन्फ्लुएंस करता है, जहाँ पर प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी डाली गई है। अंडरस्टूड? अब देखते हैं कि सोशलिस्ट का स्टेट को लेकर के क्या इनका व्यू है, मतलब ये स्टेट के बारे में क्या सोचते हैं। देखो, स्टेट के बारे में इट इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ स्टेट, यहाँ पर डिफरेंस है। जैसे कि हमने लिबरल्स के बारे में देखा था, जब हमने लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी पढ़ी तो हमने देखा इनके लिए स्टेट क्या है, स्टेट नेचुरल नहीं है। ये मानते हैं, स्टेट का कौन सा व्यू लेते हैं ये? यस, टेल मी। स्टेट लिबरल्स के अकॉर्डिंग क्या है? मैन मेड है। तो एक टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं, व्हाट इज दैट किशले? टर्मिनोलॉजी में बात करो, डू नॉट टेल मी मैन मेड। व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी दैट वी यूज? कौन सी टर्म यूज करते हैं हम इसमें? मटीरियलिस्टिक नहीं। एनीवन एल्स? यस अंश, आपको याद है? नहीं नहीं, मिनिमल स्टेट नहीं, मैकेनिस्टिक व्यू। अब याद आया कि स्टेट मशीन की तरह है। स्टेट को बनाया गया है ताकि जो भी काम ह्यूमंस के लिए, उनके वेलफेयर के लिए किया जाए, वो यहाँ पर करना है। ठीक है, तो स्टेट बहुत जरूरी है, इसीलिए मैकेनिस्टिक व्यू लिया है कि स्टेट मशीन की तरह है। जो ह्यूमंस के जितने भी इम्पोर्टेंट स्ट्रीमलाइन करना होता है, काम को आसान बनाना होता है, वो स्टेट करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इनका देखो क्लियर कट स्टांस है लिबरल का। सीधी बात बोलते हैं कि मैकेनिस्टिक है स्टेट, मशीन की तरह है। लेकिन सोशलिस्ट में यहाँ पर डिफिकल्टी आती है, क्योंकि कुछ सोशलिस्ट स्टेट को दूसरी तरीके से देखते हैं, कुछ दूसरे तरीके से देखते हैं। जैसे कुछ सोशलिस्ट हैं जो ये बोलते हैं कि स्टेट होना चाहिए। ठीक है, वो फेवर में है कि स्टेट रहेगा तो लोगों का भलाई होगी, क्योंकि स्टेट रहेगा तो स्टेट कुछ ऐसी वेलफेयर स्कीम्स चलाएगा। जैसे कि स्टेट ने वेलफेयर स्कीम चलाई, सपोज मनरेगा चलाई, मिड डे मील चलाई भी आज के टाइम में। सो ये ऐसे स्कॉलर्स हैं जो फेवर में बोलते हैं। फिर कुछ स्कॉलर्स ऐसे आते हैं सोशलिस्ट स्कूल में ही, जो कि स्टेट के अगेंस्ट में है, जो ये बोलते हैं कि स्टेट नहीं होना चाहिए। जैसे कि सोशलिज्म में आप यहाँ पे गांधी डाल दोगे, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का क्या कहना था कि जब तक स्टेट रहेगा तब तक क्लासेस रहेंगी, क्योंकि स्टेट किसी ना किसी एक क्लास को सपोर्ट जरूर करता है। इसीलिए कार्ल मार्क्स स्टेट लेस सोसाइटी की बात करते हैं। वो चाहते हैं कि कम्युनिज्म एक ऐसी सोसाइटी बने जिसमें स्टेट हो ही ना, क्योंकि स्टेट होता है तो स्टेट किसी एक क्लास के इंटरेस्ट को हमेशा प्रमोट करेगा, जिसकी वजह से इक्वालिटी नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस है सोशलिस्ट का स्टेट को लेकर के। कुछ बोलते हैं कि स्टेट होना चाहिए ताकि वो मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए स्कीम्स चलाए तो उनका भलाई हो। कुछ बोलते हैं कि स्टेट नहीं होना चाहिए। अब इसमें ये भी डिफरेंस आता है कि जब सोशलिज्म लाना है किसी कंट्री में, तो यहाँ पर भी डिफरेंस रहेगा इस मेथड कि क्या मेथड फॉलो किया जाना चाहिए सोशलिज्म अटेम्प्ट करने के लिए, सोशलिज्म को
लाने के लिए, अपना इम्पोज करने के लिए कंट्री में, इंट्रोड्यूस करने के लिए। कुछ लोग पीसफुल मेथड्स प्रपोज करते हैं, जैसे कुछ अर्ली सोशलिस्ट थे जिनको कार्ल मार्क्स ने क्रिटिसाइज किया था। वो पीसफुल मेथड से सोशलिज्म लाना चाहते थे। उनको लगता था कि जब बुर्जुआजी क्लास है, जो रिच क्लास के लोग हैं, इनको अगर हम बताएंगे कि इनके एक्शंस की वजह से कितना नुकसान हो रहा है, तो वो लोग ऐसे एक्शंस को लेना बंद कर देंगे एंड लोगों के वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ चैरिटी में या ये सब चीज़ें देंगे एंड अल्टीमेटली उससे सबका भला होगा। ऐसे सोशलिस्ट भी हैं जैसे कि कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स चाहते हैं कि वॉयलेंट मेथड आना चाहिए, मतलब वॉयलेंट रेवोल्यूशन होनी चाहिए। लड़ाई करके आप सारे रिसोर्सेज, लैंड और कैपिटल इनसे छीन लो, और उसके बाद जो वर्किंग क्लास है, क्योंकि वो मेजॉरिटी क्लास है, वो पावर में आना चाहिए एंड स्टेट उनके बिहाफ पे काम करेगा, और धीरे धीरे करके पीसफुली आप माइग्रेट करो कम्युनिज्म में। ये समझ में आया? तो मेथड्स में भी डिफरेंस है कि लाना कैसे चाहिए सोशलिज्म। कुछ बोलते हैं पीसफुल मेथड से, कुछ बोलते हैं वॉयलेंट मेथड से। अब सोशलिज्म, मैंने आपको बताया कि आज के टाइम पे सभी कंट्री सोशलिज्म फॉलो कर रही हैं, जिसके चलते 4 टाइप के सोशलिज्म आज के टाइम पे हमको देखने को मिलते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सोशलिज्म। तो एक एक करके इन सभी सोशलिज्म को, इन सभी टाइप्स को हम कवर करेंगे, ठीक है? सो विल स्टार्ट विद फर्स्ट ऑफ ऑल एवोल्यूशनरी सोशलिज्म। इसको रिविजनिज्म भी बोला जाता है। द नेम इज रिविजनिज्म। किसने दिया है ये? बर्नस्टीन एंड कॉट्स्की ने। तो 4 टाइप के सोशलिज्म है जो हमें कंट्रीज में देखने को मिलते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है एवोल्यूशनरी, जो कि बर्नस्टीन एंड कॉट्स्की ने दिया है, ठीक है? तो इसमें आपका रहेगा, ये एडवर्ड बर्नस्टीन है एंड कार्ल कॉट्स्की है। इनका कहना है कि देखो, एवोल्यूशन के थ्रू सोशलिज्म लाया जाए, रेवोल्यूशन की जरूरत नहीं है। एवोल्यूशनरी का मतलब होता है थ्रू एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मतलब कोई और मेथड अप्लाई करके आप सोशलिज्म इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो रेवोल्यूशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें रेवोल्यूशन वर्ड नहीं है, एवोल्यूशन वर्ड है। तो ये याद रखना है कि ये बोलते हैं कि रेवोल्यूशन लाने की जरूरत नहीं है आज के टाइम पे, अगर आपको सोशलिज्म अपनी कंट्री में एस्टैब्लिश करना है। रीजन क्या है इसका, क्यों लाने की जरूरत नहीं है? रीजन ये है क्योंकि आज के टाइम पे वर्किंग क्लास के पास में वोटिंग राइट्स हैं, राइट? इनके पास में वोटिंग राइट्स हैं, और वोटिंग राइट्स के चलते, क्योंकि वर्किंग क्लास मेजॉरिटी में है, तो आप अपने खुद के लीडर्स खड़े कर सकते हैं जो आपके इंटरेस्ट को प्रमोट करें। ऐसे लीडर्स को आप पार्लियामेंट में भेज सकते हो जो आपके लिए लॉज बनाए, समझे? तो वर्किंग क्लास को पार्लियामेंट्री रूट के थ्रू सोशलिज्म अडॉप्ट करना होगा। ये है एवोल्यूशन, क्योंकि आज के टाइम पे एवोल्यूशन हो चुका है। आज वर्किंग क्लास के पास में वोटिंग राइट्स हैं, तो रेवोल्यूशन की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया? एवोल्यूशन का मतलब होता है कि वर्किंग क्लास के पास में क्योंकि वोटिंग राइट्स हैं, तो इनको रेवोल्यूशन लाने की, वॉयलेंट रेवोल्यूशन जो था जिसमें आपको मारना पड़े सामने वाले को, वो लाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट के रूट के थ्रू आप चेंजेस ला सकते हैं। मान लो हम सभी मेजॉरिटी का पार्ट है, यानी वर्किंग क्लास का पार्ट है हम लोग, ठीक है? तो अब इंडिया में मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है उनके पास में वोटिंग राइट्स हैं, जिसके चलते हम लोग क्या कर सकते हैं, हम अपनी खुद की पार्टी बना करके अपने लीडर्स, अपने जो एमएलएज और एमपीस हैं वो खड़े कर सकते हैं, जो कि पार्लियामेंट में जा करके हमको रिप्रेजेंट करेंगे। और क्योंकि मेजॉरिटी में हम हैं, तो हमारी मेजॉरिटी रहेगी, तो जो भी लॉज बनाए जाएंगे पार्लियामेंट में, वो कौन बनाते हैं? एमपीज और ये एमएलएस बनाते हैं, ठीक है? जैसे आपका स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेचर होता है, वहां पर एमएलएस बनाते हैं,
एंड पार्लियामेंट लेवल पे एमपीज होते हैं। तो कोई भी लॉ पास किया जाता है उसमें एक मोशन लिया जाता है कि मैक्सिमम लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं। किसी भी लॉ को अगर पास करना है उसका एक मेथड है, राइट। तो सेम चीज है कि हम अगर क्योंकि मेजोरिटी में है तो हमारे सबसे ज्यादा जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे पार्लियामेंट में वो हमारे खुद के होंगे। तो हमको अगर चेंजेस लानी भी है तो कोई ज़रूरत नहीं है हमको कि हम लड़ाई करके या रेवोल्यूशन ला करके करें। हमारे इंटरेस्ट हम फुलफिल कर सकते हैं पार्लियामेंट के मेथड से, इंस्टीट्यूशन के मेथड से। तो एवोल्यूशनरी सोशलिज्म, ये टाइप का जो सोशलिज्म है ये जर्मनी में प्रेवलेंट है। जर्मनी में, यस, दीज पीपल आर लाइक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। एग्जैक्टली। अपनी पार्टी बनाओ, पार्टी बना करके पार्लियामेंट के मेथड के थ्रू आप लोग अपना इंटरेस्ट को फुलफिल कर सकते हो। अंडरस्टूड? दिस इज एवोल्यूशनरी सोशलिज्म। अब आते हैं नेक्स्ट, फेबियन सोशलिज्म। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेबियन सोशलिज्म पे क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। 10 मार्क्स का अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें। तो विल टॉक अबाउट कि फेबियन सोशलिज्म में क्या रहता है। देखिए, फेबियन सोशलिज्म एक ऐसा सोशलिज्म है जो कि 1884 में लंदन में, 1884 लंदन में स्टार्ट हुआ। ठीक है, यानी ब्रिटेन में। एंड फेबियन सोशलिज्म एक ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि इससे हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू, वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। तो एवोल्यूशनरी सोशलिज्म हमने देखा कि जर्मनी में ज्यादा प्रेवलेंट है, वो जर्मन वैरायटी है सोशलिज्म की। फेबियन सोशलिज्म ब्रिटिश वैरायटी है, ब्रिटेन की वैरायटी है, जो कि एक रोमन जनरल थे फेबियस मैक्सिमस, उनके प्रिंसिपल्स पे ये बेस्ड है। एक्चुअली फेबियस मैक्सिमस क्या बोला करते थे, इनकी पॉलिसी थी कि आपको तब स्ट्राइक करना चाहिए जब आयरन हॉट हो, मतलब जब लोहा गर्म होता है हमेशा, तब आपको मारना चाहिए। ठीक है, क्योंकि गर्म होगा तो आसानी से आप चेंज ला सकते हो उसमें, वरना अगर वो कूल हो जाएगा, सॉलिडिफाई होगा, तो आप उसको मोल्ड नहीं कर सकते। एक रात में नहीं आ सकता। ऐसा नहीं है कि आज आप रेवोल्यूशन करो, वॉलेंट रेवोल्यूशन करो कि चलो सब मिल करके सारी लैंड और सब कुछ अपने हाथ में ले लेते हैं, तो एक रात में ये सब नहीं हो सकता। यस, इनका मानना था कि सोशलिज्म ओवरनाइट नहीं आ सकता, मतलब एक रात में आप नहीं ला सकते इतना बड़ा चेंज। आपको काम करना होगा उस पर धीरे धीरे करके। ठीक है, आपको सोसाइटी को प्रिपेयर करना होता है सोशलिज्म के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज आपने सोचा कि ठीक है अब हमारा बहुत एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है तो हम लोग कोई एक्शन लेते हैं, हम लोग कोई चेंज लेकर के आते हैं। चेंज इन द सेंस दैट कि लेट्स गो फॉर वॉलेंट रेवोल्यूशन, सारी प्रॉपर्टी अपने हाथ में ले लें, सारे जो रिसोर्सेज है अपने हाथ में लिए, लैंड अपने हाथ में ली, कैपिटल जितना पैसा था सब अपने हाथ में लिया। आपको सोसाइटी को धीरे धीरे करके प्रिपेयर करना होता है सोशलिज्म के लिए। और सोशलिज्म तभी सक्सेसफुल हो पाएगा व्हेन इट। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है सेशन को देखने में? दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग, क्योंकि यहाँ से ये बार बार रिफ्रेश हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। एक मिनट। लेट मी रिफ्रेश इट वंस अगेन।
अब बताइए। आई थिंक अभी ठीक है। अभी ठीक है। अभी कोई डिफिकल्टी? ठीक है। तो फेबियन सोशलिज्म में फेबियस मैक्सिमस जो थे, जिनके काम से काफी ज्यादा इम्प्रेस थे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, वो इनसे काफी इन्फ्लुएंस होंगे और सोशलिज्म हमारे कंट्री में इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। तो इसमें क्या होता है सोशलिज्म में, फेबियन सोशलिज्म में, फेबियस मैक्सिमस की ये पॉलिसी थी कि आपको तब लोहे पे स्ट्राइक करना चाहिए जब वो गर्म हो। ठीक है, यू हैव टू स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट। मतलब अगर आपको चेंज लेकर के आना है सोसाइटी में, तो एक रात में चेंज नहीं लाया जा सकता। आपको क्या करना होगा? आपको उसके लिए प्रिपेयर करना होगा सोसाइटी को। मतलब धीरे धीरे सोसाइटी को प्रिपेयर कीजिए सोशलिज्म इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है। जैसे कि कार्ल मार्क्स का कहना था कि जैसे ही रियलाइज करेंगे वर्कर्स कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो वॉलेंट रेवोल्यूशन आएगा। ठीक है, और ये एक सडन रेवोल्यूशन होगा, एंड जिसके चलते आगे जाकर के जो लोग होंगे, लैग हो रहा है अभी भी। यस प्लीज टेल मी, अभी अगर सही है तो। अभी बेटर है ना? ठीक है। तो शुरू से बताती हूँ, फेबियन सोशलिज्म ब्रिटिश वैरायटी ऑफ सोशलिज्म है। ब्रिटेन में ये प्रेवलेंट था 1884 में। यहाँ पे फेबियस मैक्सिमस नाम के रोमन जनरल थे, इनकी पॉलिसी पे बेस्ड है। इनकी पॉलिसी ये कहती थी कि आपको आयरन पे यानी लोहे पे तब हिट करना चाहिए, तब स्ट्राइक करना चाहिए जब लोहा गर्म हो। ठीक है, यानी अगर आपको कोई चेंज लेकर के आना है सोसाइटी में, तो आप एक रात में नहीं ला सकते। आपको पता है कि लोहे को गर्म होने में भी टाइम लगता है, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर राइज करता है। और जब लगता है कि हाँ अब वो मतलब आपको सोसाइटी को प्रिपेयर करना होगा, धीरे धीरे करके सोसाइटी को जब प्रिपेयर करेंगे, फिर जिस दिन आपको लगेगा कि अब सोशलिज्म आ जाना चाहिए, क्योंकि अब मैक्सिमम लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तब आप अपना सोशलिज्म अपनी कंट्री में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अंडरस्टूड? एनी डाउट इन दैट? फेबियस सोशलिज्म में फेबियस मैक्सिमस जो थे, उनका ये कहना था कि आप एक रात में चेंजेस नहीं ला सकते, आपको सोसाइटी को प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, एंड सोशलिज्म का जो ये फिलोसफी है, ये जो आइडियोलॉजी है, ये तभी सक्सेसफुल होगी व्हेन इट बिकम्स कॉमन सेंस। जब ये कॉमन सेंस की तरह सभी, कॉमन सेंस का मतलब सभी को इसमें लगेगा लॉजिक कि हाँ सोशलिज्म बेस्ट है सभी के लिए, तब सोशलिज्म सक्सेसफुल होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्किंग क्लास के लिए आप लोग लगा दें और रिच क्लास के लिए नहीं। सोशलिज्म इज समथिंग जिसमें सोसाइटी के सभी लोगों के लिए इक्वालिटी हो। ठीक है, एक यूनिक एस्पेक्ट फेबियन सोशलिज्म का ये था कि ये चाहते थे कि मिडिल क्लास के थ्रू आना चाहिए। मतलब पहले हमने देखा कार्ल मार्क्स जो सोशलिस्ट है, कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि वर्किंग क्लास रेवोल्यूशन लेकर के आएगी। लेकिन एक यूनिक बात फेबियस ने ये बोली कि मिडिल क्लास के थ्रू हम ला सकते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास जो होती है वो एजुकेटेड है,
ठीक है, एजुकेटेड क्लास है जिसके चलते ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, ये लोग अवेयरनेस ला सकते हैं सोसाइटी में, सोशलिज्म से रिलेटेड कॉमन सेंस बना सकते हैं, इसको धीरे धीरे करके प्रचार कर सकते हैं सभी सेक्शंस में। इसीलिए मिडिल क्लास एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी सोशलिज्म लाने में। तो ये चाहते थे कि ऐसे मिडिल क्लास जो एजुकेट करेगी वो फेबियन सोसाइटी बनाएगी। फेबियन सोसाइटी ऐसी सोसाइटी जैसी सोसाइटी फेबियस मैक्सिमस चाहते थे। ठीक है, तो फेबियंस जो सोशलिस्ट होते हैं ये सेम ही, हम देखेंगे सेम ही प्रिंसिपल्स में बिलीव करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं मार्क्सिज्म से। लेकिन सिर्फ एक एक्सेप्शन ये होती है कि आपको क्लास स्ट्रगल नहीं करना है, रेवोल्यूशन लाने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे करके आप चेंजेस लेकर के आइए, अवेयरनेस लेकर के आइए सोसाइटी में कि इक्वालिटी कितनी इम्पोर्टेंट है। तो यानी लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, सडनली कोई चेंज लाने की जरूरत नहीं है। तो कुछ स्कॉलर्स हैं जो फेबियन सोशलिस्ट इसको फॉलो करते हैं, जैसे एनी बेसेंट हो गई, ठीक है, गांधी जी हो गए, यस, ऐसे ही जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हो गए, ये सभी आपके नोट्स में नाम प्रेजेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके सिडनी एंड बिट्रिस बिट्रिस वेब हो गए, ऐसे कुछ स्कॉलर्स हैं जो फेबियन सोशलिज्म को प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट नेम है एनी बेसेंट। तो फेबियन सोशलिज्म बेसिकली जब भी स्टेट की साइड देखता है, स्टेट के बारे में सोचता है, तो हमेशा ये बोलते हैं कि स्टेट इज द मेन एजेंसी जिसमें जो मिडिल क्लास होगी, सिविल सोसाइटी, यानी आपस में लोग पार्टनरशिप करेंगे, मिल करके धीरे धीरे अवेयरनेस आएगी, मिल करके स्टेट में फिर वो स्टेट के साथ मिल करके सोशलिज्म इंट्रोड्यूस करेंगे। तो जो नेहरू ने सोशलिज्म इंडिया में अपना फॉलो किया था 1947 के बाद, वो इसी फेबियनिज्म पे बेस्ड है कि स्टेट और सोसाइटी साथ साथ काम करेंगी एंड सोशलिज्म लाने की कोशिश की जाएगी। तो इंडिया अडॉप्टेड सोशलिज्म बैक इन 1947। समझ में आया फेबियन सोशलिज्म? एनी डाउट? तो आप नाम लिख सकते हैं इफ यू वांट। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड, let me write it, George Bernard Shaw, Annie Besant, next is Beatrice and Sydney Webb, Beatrice and Sydney Webb, next Bertrand Russell, एक तो नाम याद रखिए, सारे नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ नाम है जो फेबियस सोशलिज्म को प्रमोट करते हैं, इसको फॉलो करते हैं। इज इट सक्सेसफुल इन इंडिया? बिकॉज 1991 में एलपीजी लाना, ओके, उसकी वजह से देखिए सोशलिज्म में यही था कि स्टेट भी प्रेजेंट रहेगा। फेबियन सोशलिज्म ये बोलता है मिडिल क्लास के थ्रू आएगा एंड इक्वालिटी रहेगी, इक्वालिटी इन द सेंस कि मिडिल क्लास के थ्रू ये सब चीज़ें रहेंगी। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है कि ये सक्सेसफुल हो, बिकॉज इनइक्वालिटीज, जो डिस्पैरिटीज हैं वो बहुत बढ़ गई हैं सोसाइटी में। जो रिच लोग हैं आज के ज़माने में वो और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं बिकॉज दे हैव द मनी, और जो पुअर है वो और भी ज़्यादा गरीब होता जा रहे हैं। सो दिस इज द थिंग, तो इट्स नॉट सक्सेसफुल। सक्सेसफुल होता तो एलपीजी रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत ही ना पड़ती, सक्सेसफुल होता तो हमारी इकोनॉमी इस हिसाब से इतना शॉक ना लेती, ठीक है, बीओपी क्राइसिस ना होता।
ठीक है, सो दिस इज फेबियन सोशलिज्म। तो एक टाइप की वैरायटी है जो 1884 में इंट्रोड्यूस की गई थी। पर्पस फेबियन सोसाइटी का रहता है कि आपके जो गोल्स हैं सोशलिज्म के, वो गोल्स को आप एवोल्यूशनरी मेथड से, यानी पार्लियामेंट प्रोसेस से रेवोल्यूशन को अवॉइड करते हुए, आर्म्ड स्ट्रगल को अवॉइड करते हुए आप ऐसा सोशलिज्म का मेथड एक सोसाइटी में लेकर के आए। तो फाउंडर इसके मैंने आपको बता दिया है कौन है। अब नेक्स्ट आता है इसमें जीडीएच कोल। जीडीएच कोल ने गिल्ड सोशलिज्म की बात की। गिल्ड सोशलिज्म, अब ये भी ब्रिटिश वैरायटी ऑफ सोशलिज्म है, यानी ब्रिटेन में ये प्रेवेलेंट है। देखो क्वेश्चन इस टाइप का फ्रेम हो सकता है कि सोशलिज्म पे पूरा शॉर्ट नोट बोल सकते हैं, बहुत टाइप के हो जाते हैं, या फिर आपको एक फेबियन सोशलिज्म करके वर्ड लिखा जाएगा और बोलेंगे कि 10 मार्क्स में यू हैव टू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दिस, या फिर ऐसे बोलेंगे कि व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ सोशलिज्म इन टुडेज टाइम। क्योंकि आज के टाइम पे लिबरलिज्म अगर प्रेवलेंट है, कैपिटलिज्म इतना प्रेवलेंट है, डोमिनेंट फिलोसफी है, तो क्या सोशलिज्म आज के टाइम पे क्या उसकी रेलेवेंस चली गई है क्या? दिस इज द क्वेश्चन जो बन सकता है। तो आपको बताना है कि ऐसा नहीं है सोशलिज्म की, या फिर डायरेक्ट पूछा जाता है कि वेरियस वैरायटी ऑफ सोशलिज्म डिस्कस कीजिए। ठीक है, तो अल्टीमेटली जितने भी क्वेश्चंस आपको आएंगे जो हमने क्लास में पढ़ा है उसी में से आएंगे, तो यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट इट। तो आता है गिल्ड सोशलिज्म नेक्स्ट। अब ये भी ब्रिटेन में प्रेवलेंट था। गिल्ड का क्या मतलब होता है? गिल्ड का मतलब होता है कि आप एक जी फॉर गिल्ड एंड जी फॉर ग्रुप, ठीक है, एक ग्रुप टाइप का बनाते हो। ग्रुप का मतलब होता है गिल्ड बनाते हो अपनी, ठीक है। और इसमें आपका जो रियल फोकस रहता है वो इकोनॉमिक फोकस रहता है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे ज्यादा काम करते हो आप। इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे, यानी गिल्ड का मतलब है कि आप हर, जैसे फार्मर्स का अपना गिल्ड होता है, मर्चेंट के अपने गिल्ड होते हैं, सभी फार्मर्स का अपना एक ग्रुप होता है, मर्चेंट के अपने ग्रुप होते हैं। ऐसे ही जो प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर्स के अपने ग्रुप हुए, लॉयर्स के अपने गिल्ड होते हैं। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बेसिस पे सभी लोग अपने प्रोफेशन के हिसाब से, क्योंकि इकोनॉमिक इंटरेस्ट कोर में आ जाता है, इसमें फोकस ज्यादा किया जाता है इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे। तो उस हिसाब से इकोनॉमिक इंटरेस्ट के हिसाब से अगर देखोगे तो सभी अपने अपने ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। और ये पार्लियामेंट्री मेथड के थ्रू चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मान लो फार्मर्स ने अपना ग्रुप बनाया तो अपने रिप्रेजेंटेटिव ये पार्लियामेंट में भेजेंगे। तो यानी जब भी फार्मर्स के लिए कोई भी पॉलिसी बनाई जाएगी सरकार के द्वारा, तो उस पॉलिसी में फार्मर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो उस पर अपने इनपुट देंगे, जिसकी वजह से फार्मर्स से रिलेटेड कोई पॉलिसी या कोई भी ऐसा लॉ आता है तो उस लॉ को दैट विल बी इन फेवर, उनके इंटरेस्ट में होगा वो, ठीक है। सो दैट इज गिल्ड सोशलिज्म। समझ में आया? तो पॉलिसी मेकिंग में आपको रिप्रेजेंटेशन चाहिए और वो गिल्ड के थ्रू आएगी, मतलब आपके ग्रुप्स के थ्रू आएगी। तो गिल्ड सोशलिज्म भी कुछ जो मार्क्सिज्म के बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, लेकिन गिल्ड सोशलिज्म का कहना है कि आपको रेवोल्यूशन लाने की जरूरत नहीं है, रेवोल्यूशन की जरूरत नहीं है। इसीलिए जो जीडीएच कोल है, तो आप इसका नाम ऐसे याद रख सकते हैं, जी फॉर गिल्ड एंड जी फॉर जीडीएच कोल। तो जीडीएच कोल का कहना है कि फंक्शनल पार्लियामेंट होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्लियामेंट के साथ में। मतलब फंक्शनल पार्लियामेंट क्या होती है? एक होती है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, एक होती है फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन। दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन रहती है आपकी टेरिटरी के हिसाब से, मतलब जिस स्टेट से आप बिलोंग करती हैं उस स्टेट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करते हैं वहाँ के एमएलए होते हैं, वहाँ से उस स्टेट से चुन करके आप अपने एमपीज भेजते हो, ठीक है। तो ये हो गई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, पॉलिटिक्स वाइज आपको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब होती है फंक्शनल। फंक्शनल में रहता है जो आप काम करते हैं, जो आपका फंक्शन है, फंक्शन स्पेसिफिक आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेज सकते हैं। तो फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन में भी बिलीव करते हैं, तो ये बोलते हैं फंक्शनल पार्लियामेंट होनी चाहिए, ठीक है। यस एग्जैक्टली। तो एक आपका टेरिटरी के बेस पे होता है, एक आपका
फंक्शंस के बेसिस पे होता है, इकोनॉमिक के बेसिस पे होता है कि आप कौन से प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। और दूसरी इसमें चीज है कि जीडीएच कोल ने प्रपोज किया फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन के साथ, फंक्शनल पार्लियामेंट के साथ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी को, यानी इंडस्ट्रीज में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, यानी मैनेजमेंट में वर्कर्स की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। जैसे आज के टाइम पे प्रेजेंट है, कोई भी कंपनी है बहुत बड़ी, तो उसमें जब भी डिसीजन लिया जाता है तो आपके जो वर्कर्स के लीडर्स होते हैं, ठीक है, वो उसमें पार्ट लेते हैं। ऐसी मीटिंग्स में मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं वर्कर्स। तो ऐसी मैनेजमेंट में के डिसीजन जब भी लिए जाते हैं तो इनके जो भी यूनियन लीडर्स होते हैं, जैसे मान लो वर्किंग क्लास की यूनियन बनी, उनके जो लीडर्स होते हैं वो प्रेजेंट करते हैं इस मैनेजमेंट की मीटिंग्स में, क्योंकि ये डायरेक्टली उनके सैलरी और उनके जो भी जितना वो काम कर रहे हैं उसको अफेक्ट करता है। तो दे विल बी पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। ये बात बोली गई जीडीएच कोल ने अपने गिल्ड सोशलिज्म में। सो दिस इज गिल्ड सोशलिज्म। नेक्स्ट आता है सिंडिकलिज्म। अब देखो, गिल्ड सोशलिज्म में हमने बहुत टाइप के सोशल मतलब ग्रुप्स की बात की। मैंने आपको बताया कि वर्किंग क्लास का अपना हो सकता है, लेबर का अपना हो सकता है, ऐसे ही फार्मर्स का अपना हो सकता है, मर्चेंट का अपना हो सकता है, बुर्जुआजी क्लास का अपना हो सकता है, विमेन का डॉक्टर्स से रिलेटेड अलग हो सकता है, टीचर से रिलेटेड एसोसिएशंस होती हैं, उनकी अपनी गिल्ड होती है। लेकिन सिंडिकलिज्म का मतलब है कि सिर्फ वर्किंग क्लास का, ठीक है। यहाँ पे सिंडिकलिज्म में सिर्फ वर्किंग क्लास के गिल्ड की बात की जाती है। सिंडिकेट का मतलब ये रहता है। तो गिल्ड सोशलिज्म हो गया, फेबियन सोशलिज्म हो गया, ये ब्रिटिश वैरायटी ऑफ सोशलिज्म है। लेकिन सिंडिकलिज्म फ्रेंच वैरायटी ऑफ सोशलिज्म है। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द फ्रेंच वैरायटी ऑफ सोशलिज्म। अब इन तीनों को जब हमने कवर किया तो हमने देखा कि इन्होंने कभी नहीं बोला कि आपको रेवोल्यूशन लाने की जरूरत है। ये कहते हैं कि एवोल्यूशन के थ्रू आप चेंजेस ला सकते हो धीरे धीरे करके। कोई बोलता है अवेयरनेस से लेकर के आओ, कोई बोलता है पार्लियामेंट्री रूट के थ्रू लेकर के आओ। लेकिन जो सिंडिकलिज्म है, फ्रेंच वैरायटी का जो सोशलिज्म है, इसमें वॉयलेंट रेवोल्यूशन की बात की जाती है। तो यानी कार्ल मार्क्स के आइडिया से जो सोशलिज्म का आइडिया है जो सबसे क्लोज आता है वो है सिंडिकलिज्म। सिंडिकलिज्म, तो सिंडिकलिज्म में बोला जाता है कि आपको रेवोल्यूशन लाने की जरूरत पड़ेगी, वॉयलेंस की जरूरत पड़ेगी। यानी जो वर्किंग क्लास है, जो सिंडिकेट्स होते हैं, वर्किंग क्लास को अपना एक ग्रुप बनाना चाहिए और उस ग्रुप के हिसाब से क्या करना चाहिए, वर्किंग क्लास को स्ट्राइक करनी चाहिए, लॉकआउट्स, धीरे धीरे काम करो। अगर वो लोग आपको की रेस नहीं कर रही हैं, आपका एक्सप्लॉयटेशन कर रही हैं, तो आप इतना तेजी से काम मत करो, धीरे धीरे काम करो, जिससे कि कंपनी को भी नुकसान हो। क्योंकि कंपनी को नुकसान होगा तभी तो कंपनी ज़्यादा सोचेगी कि हमें वर्किंग क्लास के लिए कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है, इनके वेलफेयर के लिए, तभी वो हमारे लिए अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। तो ये एक टाइप का रेवोल्यूशन हो गया। आप चाहे तो स्ट्राइक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस ये रहता है, गिल्ड में बहुत सारे ग्रुप्स रहते हैं, लेकिन सिंडिकेट में सिर्फ वर्कर्स इसमें रहते हैं, तो सारी पावर वर्कर्स के हाथ में होगी, ऐसा बोला जाता है। अंडरस्टूड? सो दिस इज द 4 टाइप्स ऑफ सोशलिज्म। अभी सोशलिज्म का टॉपिक हमारा कवर हो चुका है, लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि क्या आपको लगता है कि 21st सेंचुरी में सोशलिज्म दोबारा से री एमर्ज हो सकता है एंटी कैपिटलिज्म के फॉर्म में? तो पहले तो आप सोशलिज्म को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, सोशलिज्म की डेफिनेशन बताएंगे, थोड़ा बहुत सोशलिज्म के आइडियाज बता सकते हैं। उसके बाद आप बात करेंगे कि देखो, सोशलिज्म को सबसे बड़ा चैलेंज देने वाला था लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी। पूरा वर्ल्ड 2 ब्लॉक्स में डिवाइडेड था, जिसमें एक कैपिटलिस्ट वर्ल्ड था और एक सोशलिस्ट कम्युनिस्ट वर्ल्ड था, ठीक है। तो वहां पर आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे, इसके अलावा ऐसे भी नेशंस थे, ऐसे भी कंट्रीज थे जिन्होंने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी, जैसे इंडिया है, नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को परस्यू किया। अब सोशलिज्म के चलते कैपिटलिज्म में बहुत चेंजेस आए हैं। सोशलिज्म की प्रेजेंस के होने की वजह से ही कैपिटलिज्म ने अपने आप को रिफॉर्म किया।
क्योंकि पहले एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। सोशलिज्म आया तो सोशलिस्ट ने जब क्रिटिसाइज किया तो क्लासिकल लिबरलिज्म से मॉडर्न लिबरलिज्म बन गया, यानी वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ सिर्फ सोशलिज्म की वजह से। आज के टाइम पे मैक्सिमम जो नेशंस हैं, जैसे अफ्रीका हो गया, लैटिन लैटिन अमेरिका हो गया, आपका एशिया में जो कंट्रीज हैं, सभी सोशलिज्म, स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में सोशलिज्म फॉलो किया जाता है। इतनी पॉपुलैरिटी इसीलिए है सोशलिज्म की क्योंकि ऐसी कंट्रीज में मास पॉवर्टी है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एंड कॉलोनियल पास्ट होने की वजह से ज़्यादा तेज़ी से ये लोग अभी तक भी डेवलप नहीं हो पाए हैं। जैसे कि अफ्रीकन नेशंस हैं, आज के टाइम पे 54 कंट्रीज हैं अफ्रीका की, एंड सभी की सभी जो कंट्रीज हैं, कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो डेवलपिंग कैटेगरी में डाली जा सके या डेवलप्ड कंट्री में डाली जा सके। ऑल ऑफ देम आर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो उसके चलते ये चीज़ें बोली जाती हैं कि आज के टाइम पे देखो, वैसे भी रिसेंटली अभी जो मिडल ईस्ट में क्राइसिस हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो कि सोशलिज्म उस टाइम पे, सोशलिज्म में ना मिडल ईस्ट में काफ़ी जो कंट्रीज थी सोशलिज्म अपना रही थी। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी, चाहे सीरिया में हो चाहे इराक में हो। लेकिन यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने के बाद में, जैसे ही यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, सोशलिज्म ने अपनी जो अट्रैक्शन थी, जो इतना फैला हुआ था, सोशलिज्म बेसिकली उसकी अट्रैक्शन लूज हो गई। ठीक है, ये सब हुआ किस वजह से? क्योंकि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ। तो 1990s में जाकर के हमने देखा कि फिर से लिबरलिज्म आएगा और लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी प्रोमिनेंट हो जाएगी, डोमिनेंट हो जाएगी। तो ये बात सच है कि जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी है वो उस टाइप का, उस लेवल का एक्सेप्टेंस नहीं पा सकती जो कि 1990s में प्रेजेंट था। 1990 के पास, 1990 से पहले इनफैक्ट, यानी यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन होने से पहले सोशलिज्म मैक्सिमम, मतलब अपने उस पे था कि सबसे ज्यादा कंट्रीज सोशलिज्म फॉलो कर रही थी उस टाइम पे। उस लेवल का सोशलिज्म आज के टाइम पे तो प्रेवलेंट नहीं हो पाएगा। रीजन इज दिस, बिकॉज यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो सोशलिज्म ने अपनी रेलेवेंस तो लूज कर दी है, इतना ज्यादा अब अट्रैक्ट नहीं कर सकती है सोशलिज्म की आइडियोलॉजी, उस लेवल का एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा इसको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सोशलिज्म रेलेवेंट नहीं है। देखो, कार्ल मार्क्स की प्रेडिक्शन फेल हो गई सोशलिज्म आने की, कम्युनिज्म आने की। तो इसी की वजह से कार्ल मार्क्स को प्रोजेक्ट किया गया था कि ही इज अ गॉड हु हैज फेल्ड, है ना, ये हमने देखा था। तो सोशलिज्म उस लेवल का एक्सेप्टेंस तो नहीं पा सकती, लेकिन सारी कंट्रीज एंटायरली सोशलिस्ट पॉलिटिक्स या सोशलिस्ट इकोनॉमी नहीं फॉलो कर सकती। लेकिन ऐसा नहीं है कि सोशलिज्म आज के टाइम पे रेलेवेंट ही नहीं है, यानी सोशलिज्म इज नॉट द डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री, ये बोला जाता है। सोशलिज्म कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज द डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री, मतलब ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पे बिल्कुल काम का नहीं है, डस्टबिन में डाल दो। इट्स नॉट डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री। आज के टाइम पे 21st सेंचुरी में आप देखोगे 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया, जिसके चलते ये पता चला कि लिबरलिज्म यानी कैपिटलिज्म की जो आइडियोलॉजी है, इसमें कुछ ना कुछ कमियां जरूर हैं। ठीक है, कि अभी भी ऐसा है। तो ऐसे में सोशलिज्म यूज की जा सकती है एज एंटी कैपिटलिज्म, एंटी कैपिटलिज्म मूवमेंट की तरह हम आज के टाइम पे सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को यूटिलाइज कर सकते हैं। हालांकि जो सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स हैं ये एक्सेप्ट नहीं करते। इनका मानना है कि सोशलिज्म अपनी रेलेवेंस लूज नहीं की है सोशलिज्म ने। इनफैक्ट एक स्कॉलर है, कल मैंने आपको नाम बताया था इनका, रैल्फ मिलिबेंट, मार्क्सिस्ट है रैल्फ मिलिबेंट। रैल्फ मिलिबेंट का कहना है कि सोशलिज्म आज का जो टाइम है वो स्केप्टिकल टाइम है। इन्होंने अपना एक वर्क लिखा था, रैल्फ मिलिबेंट ने 1995 में बोला था
इनका एक काम था सोशलिज्म फॉर स्केप्टिकल एज। स्केप्टिकल मतलब डाउटफुल, मतलब आज के टाइम पे बहुत डाउटफुल चल रहा है, क्योंकि कैपिटलिज्म भी एकदम ऐसा नहीं है कि परफेक्ट मोड में चल रहा हो, और ऐसे ही हम देखते हैं कि सोशलिज्म भी उस हिसाब से काम नहीं कर रहा है। तो अल्टीमेटली इनका कहना था कि कैपिटलिज्म ट्रांसफॉर्म हो चुका है, ठीक है। ऐसा भी बोला जाता है कि कैपिटलिज्म ने अपने आप को इतना चेंज किया कि आज के टाइम पे सब बढ़िया चल रहा है, सोशलिज्म लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन रैल्फ मिलेबन बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, सोशलिज्म की अभी भी ज़रूरत है, क्योंकि जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट यूएसए ने इंट्रोड्यूस किया या जो वेस्टर्न कंट्रीज ने इंट्रोड्यूस किया, उसकी वजह से इक्वालिटी नहीं आई। अभी भी जो स्टेट है वो बुर्जुआजी क्लास के लिए काम करता है, अभी भी स्टेट रिच लोगों के लिए ही काम करता है, वेलफेयर स्टेट आने के बावजूद। तो एक तो रैल्फ मिलेबंद हो गए, उसके अलावा दूसरे मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स हैं। इनमें एक इम्पॉर्टेंट नाम आता है इमैनुअल वॉलरस्ट्रीन का, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। आगे पेपर 2 सेक्शन ए में हम पढ़ेंगे इनको। इमैनुअल वॉलरस्टीन। इमैनुअल वॉलरस्टीन का मानना है कि मैनकाइंड के पास में, ह्यूमंस के पास में दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्योंकि जो कैपिटलिज्म है उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। कैपिटलिज्म इस हिसाब से है कि कैपिटलिज्म विल डिग इट्स ओन ग्रेव, अपनी जो कब्र है वो खुद ही खोद लेता है, ये बोला था कार्ल मार्क्स ने। तो सेम चीज इमैनुअल वॉलरस्टीन, क्योंकि मार्क्सिस्ट है, ये नियो मार्क्सिस्ट है, तो ये उसी आइडिया को प्रेजेंट करते हैं कि मैनकाइंड के पास में दो ही ऑप्शंस प्रेजेंट रहेंगे। पहला ऑप्शन होगा कि या तो आप सोशलिज्म को अडॉप्ट कीजिए या फिर बारबेरियनिज्म को। बारबेरियंस कौन होते हैं? बारबेरियनिज्म जो सिविलाइज नहीं होते। अगर सिविलाइज्ड वे में रहना है तो सोशलिज्म होगा या फिर बारबेरियनिज्म फॉलो होगा, मतलब जिसमें कांस्टेंट स्ट्रगल फॉर पावर होगा, सिविलाइज नहीं होगा, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ नहीं होगी, असभ्य, इज बारबेरियनिज्म। यस, ठीक है। तो एक हो गया सोशलिज्म या फिर बारबेरियनिज्म। मैनकाइंड के पास में दो ही ऑप्शंस हैं। ऐसे ही इमैनुअल वॉलरस्टीन के अलावा एक और स्कॉलर है, टेरी इगल्टन, और एक है थॉमस पिकेटी। थॉमस पिकेटी। तो टेरी इगल्टन कहते हैं कि सोशलिज्म इज इररेलेवेंट। इनका कहना है सोशलिज्म इट इज क्वेश्चनेबल, कि सोशलिज्म इररेलेवेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चनेबल है, मतलब हम सही मायनों में कह नहीं सकते। ये सपोर्ट करते हैं कि आज भी सोशलिज्म की रेलेवेंस है, ठीक है। जैसे कैपिटलिज्म में इतनी कॉन्ट्राडिक्शंस है, एक्सप्लॉयटेशन है, इनइक्वालिटीज हैं, इस वजह से सोशलिज्म आज भी रेलेवेंट है। और ये बोलते हैं कि ये क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चनेबल, कि क्या कार्ल मार्क्स आउटडेट हो चुके हैं? ऐसा नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड आज के टाइम पे वेदर चेंज हुआ होगा, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस आए हैं, लेकिन अल्टीमेटली सेम ही है सब कुछ। ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वो सब कुछ सेम ही रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सोशलिज्म रेलेवेंट नहीं रहा। ऐसे ही ये बोलते हैं कि देखो, जो पहले इनइक्वालिटीज प्रेजेंट थी 18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में पहले इनइक्वालिटीज हुआ करती थी, जिसके चलते आगे जाकर के सोशलिज्म, लिबरलिज्म ने, क्लासिकल लिबरलिज्म ने इंट्रोड्यूस किया आइडिया कि मॉडर्न लिबरलिज्म आएगा, ठीक है। लेकिन जो इनइक्वालिटीज पहले थी वैसी ही इनइक्वालिटीज ग्लोबलाइजेशन के बाद हमें आज देखने को मिल रही हैं। यानी दो कंट्रीज को अगर आप करोगे कंपेयर, तो उन दोनों कंट्रीज में भी इनइक्वालिटी रहेगी, एंड एट द सेम टाइम विद इन अ कंट्री अगर आप लोगों को आपस में देखोगे कितनी इक्वालिटी है, तो भी आप देखोगे कि जो अमीर है और भी ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, और जो गरीब है और भी ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। सो अल्टीमेटली ये कहना है
टेरी इगल्टन का। तो यानी आज के टाइम पे भी क्योंकि इनइक्वालिटीज इतनी बढ़ गई हैं कैपिटलिज्म 21st सेंचुरी के चलते, तो अल्टीमेटली आज के टाइम पे भी सोशलिज्म रेलेवेंट है। एंड सेम चीज थॉमस पिकेटी बोलते हैं। थॉमस पिकेटी की बुक है कैपिटलिज्म इन 21st सेंचुरी, कैपिटलिज्म इन 21st सेंचुरी। इस बुक में थॉमस पिकेटी बोलते हैं कि किस तरीके से अराउंड द ग्लोब इनइक्वालिटीज बढ़ गई हैं, डिस्पैरिटीज हैं, अब इनइक्वालिटीज बढ़ गई हैं, तो सोशलिज्म की जरूरत है। तो यानी आज के टाइम पे भी सोशलिज्म इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे विद इन द कंट्री देखो या अराउंड द ग्लोब देखो, इनइक्वालिटीज बढ़ती जा रही हैं। तो नॉट एज एन ऑल्टरनेटिव, ऐसा नहीं है कि कैपिटलिज्म को रिप्लेस करके सोशलिज्म आना चाहिए, लेकिन रिप्लेस ना भी कर पाए अगर सोशलिज्म, लेकिन सोशलिज्म एज अ क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म की तरह कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज करने के लिए सोशलिज्म यूज किया जा सकता है। तो उस मामले में आज भी रेलेवेंट है। मतलब हम सोशलिज्म की आइडियोलॉजी का यूज करके कैपिटलिज्म में जो भी गलत गलत बातें हैं वो चीजें हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं। और 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते बहुत सारे कंट्रीज में सोशलिस्ट मेजर्स लेने स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो रेलेवेंस तो जरूर है। तो क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी व्यूज जो मैंने आपको बताई, इमैनुअल वॉलस्टिन का हो गया, थॉमस पिकेटी, टेरी इगल्टन, या फिर मैंने बताया कि सोशलिज्म अभी डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री नहीं है, ये सभी आप डाल सकते हो। ठीक है, नहीं, क्रिटिसिज्म के बाद ही मॉडर्न कैपिटलिज्म आया था अंश। लेकिन आप देखोगे कि मॉडर्न कैपिटलिज्म के बावजूद भी इनइक्वालिटीज प्रेजेंट हैं सोसाइटी में। मानोगे ये बात? तो यानी अभी भी जरूरत है कि कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए। तो क्रिटिसाइज करने के लिए सोशलिज्म की रेलेवेंस आ जाती है, इसमें कोई डाउट है? हम सोशलिज्म कवर कर चुके हैं, सोशलिज्म इज डन। एनी डाउट? ओके, अब हम मार्क्सिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, मार्क्सिज्म देखो, जो रैल्फ मिलेबन का टॉपिक है, जो रैल्फ मिलेबन, दो स्कॉलर्स हैं जो मार्क्सिस्ट हैं। ठीक है, एक क्रिटिकल स्कूल से बिलोंग करते हैं, दूसरे स्कूल से बिलोंग करते हैं। तो ये जो दो स्कॉलर्स हैं इनको हम थ्योरीज ऑफ द स्टेट में पढ़ेंगे। जब आइडियोलॉजीज का टॉपिक खत्म होगा तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आएगा वो होगा थ्योरीज ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो अभी मार्क्सिज्म पढ़ेंगे। मार्क्सिज्म में देखो दो स्कूल्स हैं, जैसे सोशलिज्म में चार टाइप के सोशलिज्म हमने पढ़े, ऐसे ही मार्क्सिज्म में दो टाइप के इसमें डिविजन्स होते हैं। एक होता है ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म, एक होता है नियो मार्क्सिज्म। दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। सबसे पहली चीज होती है ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म की। ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म कार्ल मार्क्स के रेवोल्यूशन के आइडिया से इसमें बिलीव करते हैं। मतलब ये मानते हैं कि रेवोल्यूशन आना चाहिए, वर्किंग क्लास को वॉलेंट रेवोल्यूशन लाना चाहिए, और फाइनली सोशलिज्म इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। तो एक है ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म, दूसरी जगह है नियो मार्क्सिज्म। नियो मार्क्सिस्ट कार्ल मार्क्स जो यंग मार्क्स थे उनके काम से इन्फ्लुएंस है। ठीक है, यानी अगर हमें डिफरेंशिएट करना हो ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म एंड नियो मार्क्सिज्म के बीच में, तो दोनों में डिफरेंसेस क्या रहेंगे? पहला रहेगा कि जो ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट हैं ये मेच्योर मार्क्स के काम से इन्फ्लुएंस है। यानी मेच्योर मार्क्स ने जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दिया अपना, उससे इन्फ्लुएंस है। ठीक है, इनकी जो बुक थी दास कैपिटल, उससे इन्फ्लुएंस है। नियो मार्क्सिस्ट जो यंग मार्क्स है उनसे इन्फ्लुएंस है। यंग मार्क्स मतलब फिलोसफिकल मार्क्स, एज अ फिलोसोफर जो बातें करते हैं कार्ल मार्क्स। तो
इसमें इन्होंने बुक लिखी है, एलियनेशन का कॉन्सेप्ट दिया है अपना, ये उसको सपोर्ट करते हैं, एलियनेशन के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशन के आइडिया में बिलीव करते हैं, कार्ल मार्क्स के, ये बिलीव करते हैं दूसरे आइडिया में, जैसे कि डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म हो गया, ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म हो गया, इनके जो आइडियाज है उसमें बिलीव करेंगे। नियो मार्क्सिस्ट इन आइडियाज में बिलीव नहीं करते, ये नहीं मानते कि रेवोल्यूशन लाने की जरूरत है। इनका कहना है ये फ्रीडम पे ज्यादा फोकस करते हैं, फ्रीडम के आइडिया पे ज्यादा फोकस करते हैं कि मैन का एलियनेशन हो रहा है। एलियनेशन मतलब मैन कटता चला जा रहा है सोसाइटी से, लोगों से, अपने आप से, क्योंकि जो भी काम करता है मैन, उसको उसका फाइनल वो आउटपुट नहीं दिखता है, जिसकी वजह से सेल्फ सेटिस्फेक्शन ये सब नहीं रहती है, राइट। सो बेसिकली व्हाट वी सी इज कि एक जगह है ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म, एक जगह है नियो मार्क्सिज्म। तो ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म जो सभी आइडियाज है कार्ल मार्क्स के जो उन्होंने दिए, जो हमने स्टडी किए डिटेल में, उनको फॉलो करते हैं। तो ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट कौन कौन है? लेनिन हो गए, माओ जेडोंग हो गए एंड रोजा लग्जमबर्ग, ये तीन नाम आपको ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म में याद रखने हैं। फिर आता है नियो मार्क्सिज्म। नियो मार्क्सिज्म में है दो स्कूल्स होते हैं, एक होता है क्रिटिकल स्कूल, दिस इज फ्रैंकफर्ट स्कूल, फ्रैंकफर्ट FURT, फ्रैंकफर्ट स्कूल, एंड दूसरा स्कूल आता है इसमें स्ट्रक्चरल स्कूल। जैसे अल्थुजर आपको मैंने पढ़ाया था, अल्थुजर इज अ स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट, पढ़ा था ये हमने, तो अल्थुजर है। ठीक है, ऐसे इसमें थियोडोर अडोर्नो, हर्बर्ट मार्क्यूस, मैक्स हॉर्खहाइमर, ये सभी नाम आपको याद रखने हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट, रिविजन के साथ में आपको याद रहेगा। देखो, इवन आई एम एबल टू रिमेम्बर एट वन पॉइंट ऑफ अ टाइम आई वाज अ स्टूडेंट, तो ये सभी चीज़ें उस टाइम पे मुझे शुरू में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, लेकिन अल्टीमेटली आप रिवाइज करेंगे बार बार तो हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म में लेनिन आएगा। हमने देखा कि लेनिन जो है, लेनिन इंट्रोड्यूस करेंगे कार्ल मार्क्स के आइडियाज को, सबसे पहले ये अप्लाई करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे 1917 में। जो रेवोल्यूशन आएगा रशिया में, वो लेनिन लेकर के आएंगे। तो लेनिन एक कम्युनिस्ट पार्टी की बात करते हैं, ठीक है। तो कम्युनिस्ट पार्टी की जो बात करते हैं, तो लेनिन बेसिकली कार्ल मार्क्स के आइडिया को मॉडिफाई करके इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अभी मार्क्सिज्म मैं आज नहीं पढ़ाऊंगी, बिकॉज ऑलरेडी हमारे सोशलिज्म में इतने सारे नाम हो गए हैं, तो शाम तक एटलीस्ट सोशलिज्म में जितने नाम हमने पढ़े हैं वो आप फ्लो चार्ट आप बना ही रहे हो, साथ साथ एक बार उसको 10 मिनट के लिए रिवाइज कर लेना कि ये किसने दिया था, वो किसने दिया था। दिन में 10-10 मिनट एक एक टॉपिक को दोगे ना, उसमें जितने नाम होते हैं आपको याद हो जाएंगे। मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि रोज के आप 10-10 मिनट हर एक टॉपिक को दो, आई एम जस्ट सेइंग कि वीकेंड पे आप पूरा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के जितने नाम्स हैं रिविजन कर लो उसकी, वीकेंड पे फ्लो चार्ट के थ्रू रिविजन करो। डेली बेसिस पे जैसे अभी आइडियोलॉजीज में बहुत सारे नाम आ रहे हैं, आइडियलिज्म में कितने नाम थे, लिबरलिज्म में कितने नाम थे, तो इसको 10-10 मिनट में एक एक आइडियोलॉजी में नाम और उनका आइडिया याद कर लो। जैसे आज हमने सोशलिज्म में देखा एवोल्यूशनरी सोशलिज्म किसने दिया है, बर्नस्टाइन ने। फेबियन सोशलिज्म किसने दिया है, गिल्ड किसने दिया है, सिंडिकलिज्म। उसके बाद एक बार नाम याद हो जाते हैं, अब याद करो कि एवोल्यूशन में पार्लियामेंट मेथड बोलते हैं ये लोग। फेबियस में बात करते हैं कि मिडिल क्लास के थ्रू चेंजेस लाएंगे, अवेयरनेस के थ्रू। गिल्ड में बात करते हैं कि गिल्ड बना करके पार्लियामेंट के थ्रू काम करेंगे। सिंडिकलिज्म में बात करते हैं कि नहीं, सीधा लड़ाई करनी है, ठीक है, ग्रुप बना करके वॉलेंट रेवोल्यूशन लेकर के आना है। ठीक है, तो इसके भी स्कॉलर्स हैं, एमिली, एंड देन देयर इज फर्नैंड बेल्यूटा, पेल्यूटा आई थिंक, यस, सो दिस इज द नेम। ठीक है, हाँ, अभी आपके लिए फर्स्ट टाइम है, लेकिन धीरे धीरे करके आपको याद हो जाएगा। रिविजन इज द की। कोई भी देखो, पॉलिटिकल साइंस इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट, क्योंकि समझना बहुत आसान है किसने क्या बोला। एक बार आपको जब याद रहेगा ना, तो आप कभी न्यूज़पेपर भी पढ़ते हो, या आप लोगों को कोई भी डाउट आता है, जैसे सपोज आप किसी डिबेट में हो और डिबेट में कोई सामने वाला आपको कुछ बोल रहा है, सो यू कैन डेफिनेटली यूज दीज थिंग्स कि उसने ऐसा बोला था। तो ये एकदम रिच आपका एक्सपीरियंस, आपका सोसाइटी से लेकर के, स्टेट से लेकर के जो क्या हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, वो आप प्रेजेंट कर सकते हो। सो डोंट बी स्केयर्ड ऑफ द सब्जेक्ट, इट इज वेरी इजी। 10-15 बार, अभी दिस इज द 7th बैच दैट आई एम टेकिंग,
ठीक है। और इससे पहले 5 रिवीजन मैंने अलग से किए हैं। तो मुझे परफेक्शन लाने में मैं आपको बोलूँगी कि ऑलमोस्ट 6 से 7 लगे, क्योंकि शुरुआत में जब मैंने फर्स्ट सेकंड पहले 1-2 बैच लिए थे तो मुझे रिवाइज़ करना पड़ता था, थोड़ा पढ़ना पड़ता था क्लास लेने से पहले। लेकिन नाउ द थिंग इज़ कि पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज़ रिविज़न इतनी बार हो चुका है कि आई ऑटोमैटिकली रिमेंबर कि अच्छा दिस इज़ द थिंग। और दूसरा ये रहता है कि क्योंकि मैंने आपको ये वाली पीपीटीज़ जैसे बनाई हुई हैं, तो आप इन पीपीटीज़ को यूज़ कर सकते हो। इसमें ना आपके दिमाग में एक पिक्चर बनी होती है, जैसे अब आप मार्क्सिज्म की पिक्चर जब भी आपके पेपर में आएगी, तो एटलीस्ट आप ये पिक्चर याद रख सकते हो मार्क्सिज्म से रिलेटेड, कि एक साइड ऑर्थोडॉक्स था, उसमें 3 थिंकर्स थे, रोज़ा लग्जमबर्ग, लेनिन थे और माओ ज़ेडुंग थे, और एक साइड नियो मार्क्सिज्म था जिसमें 2 स्कूल्स थे। तो ये आपको ऐसे पिक्चराइजेशन के थ्रू ज़्यादा इसमें याद रहता है, ठीक है? सो आई विल नॉट कवर मार्क्सिज्म टुडे। आज हम क्लास यहीं पे खत्म करेंगे, बिकॉज़ मार्क्सिज्म हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। मार्क्सिज्म के बाद एक छोटा टॉपिक रह जाएगा फासिज्म का और फेमिनिज्म का। तो नेक्स्ट क्लास में हम मार्क्सिज्म पहले कवर करेंगे और फासिज्म भी कवर कर लेंगे। फिर हम फेमिनिज्म की क्लास अलग से करेंगे, ठीक है? फेमिनिज्म में भी बहुत सारे स्कॉलर्स के नाम हैं, तो कोई डिफिकल्टी नहीं रहेगी। क्लास के टाइमिंग्स आई थिंक 9 बजे का टाइम रहेगा रात का। अच्छा, आपकी 7 बजे एक स्पेशल क्लास है, तो आप सभी लोग उसमें एनरोल करेंगे। और स्पेशल क्लास का सिस्टम देखो, आपका ये रहेगा 7 बजे की क्लास है आंसर राइटिंग की, उसमें मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी आज। तो आपको करना क्या है, बस आप आइएगा, ठीक है? और शुरू के 10-15 मिनट में मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगी, फिर आप लीव कर सकते हो उस क्लास को। देयर इज नो नीड कि आप उस क्लास में कंटिन्यू करें, क्योंकि क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं। तो आप क्वेश्चन लेकर के यू जस्ट हैव टू देन राइट डाउन। आप उस 1 घंटे में क्वेश्चन लिख करके अपने सबमिट करेंगे, दैट्स इट। इसकी जो डिस्कशन होगी वो हम कल कर लेंगे, क्योंकि स्पेशल क्लास होती है तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिन लोगों ने कभी पॉलिटिकल साइंस चूज नहीं किया है, तो उनके अपने डाउट्स रहते हैं। शुरू के 10-15 मिनट में आई विल गिव यू क्वेश्चंस, आप वो लिखना स्टार्ट कीजिए एंड मे बी यू कैन एंड द सेशन। आप जा सकते हैं, बाकी मैं बाकी सबके डाउट्स ले लूंगी, जो भी नए बच्चे आएंगे, ठीक है? कल हम डिस्कस करेंगे, उसमें आई विल नॉट एंटरटेन दो स्टूडेंट्स, ठीक है? So this is it for today for this class. Next class आपकी, let me recheck कितने बजे है आपकी next class? September 15, हाँ 9 बजे है रात को, ठीक है? 9 बजे आपकी क्लास है। बाकी कल आपकी एक ही क्लास होगी, वो रात को 9 बजे होगी। 17 को 2 क्लासेस होंगी, एक आज 2 क्लासेस हैं आपकी और एक बस 17 को है। उसके अलावा फिर आपकी रोज की एक क्लास चलेगी। यस, व्हाट्स योर रिक्वेस्ट क्षत्रिय, क्या डाउट है आपका? आज की स्पेशल क्लास 7 बजे है। कल की आपकी 2 स्पेशल क्लासेस रहेंगी, एक सुबह रहेगी ऐसे ही 8:30 बजे, ठीक है, जिसमें मैं आज जो आप क्वेश्चंस लिखोगे ना वो डिस्कस करूंगी। एंड 1:30 फिर आपकी कल दोपहर को रहेगी क्लास आंसर राइटिंग की, जिसमें मैं आपको दोबारा से क्वेश्चन दूंगी। तो कल जो 1:30 बजे की क्लास होगी, आपको बस 10-15 मिनट के लिए आना है, नोट डाउन करेंगे क्वेश्चंस एंड लिख करके सबमिट कर देंगे, 1 घंटे में ही सबमिट करेंगे, ठीक है? अच्छा, आपने यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, इवनिंग और मॉर्निंग से वर्किंग प्रोफेशनल कैन अटेंड। ओके, इवनिंग और मॉर्निंग, देखो मॉर्निंग में अभी शुरू हो जाएंगे। आई विल चेंज द टाइमिंग्स फॉर योर बैच। टाइमिंग्स आपके रहेंगे 11 बजे के, 11 AM के, ठीक है? ये 11 AM क्या रहेगा, या फिर मैं इसको चेंज करके सुबह का कर दूंगी। इफ़ यू वांट आई कैन टेक, अभी जैसे सुबह सुबह है, फ्रेश माइंड से हम करते हैं, तो आई थिंक इट्स गुड, राइट? आप 8:30 कर सकते हो क्लास क्षत्रिय? हाँ ठीक है, तो 8:30 पे रख देंगे हम। एक क्लास हमारी सुबह की रहेगी 1.5 घंटे की, 8:30 to 10 o'clock, 10 AM तक क्लासेस। ये आपकी अक्टूबर से मैं स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है? अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर में आपकी जो क्लासेस रहेंगी वो सुबह 8:30 बजे मैं रखूँगी, ठीक है? सो दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच।
अच्छा 10:30 आपकी जॉब स्टार्ट होती है, हाँ तो फिर ठीक है, 10 बजे तक खत्म हो जाता है आपका, कोई इशू नहीं है। हिंदी के नोट्स में कम है प्रांजल, अगर हिंदी के नोट्स में कम है तो फिर नोट्स में आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन साथ में फिर आप स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो कीजिए, जो नोट्स है ना उसी में फिर आप एडअप करना शुरू कर दो बाकी सब चीज़ें, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक्स अभी आइडियोलॉजीज के लिए मैं देख के बताती हूँ, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की तो आपको पता है ओपी गॉबा फॉलो करनी है, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक्स में आप ऐसा करो प्रांजल, एक काम करो, एक एक करके जो भी टॉपिक्स अपने पढ़ते हो ना उन नोट्स में से, तो उसकी पीडीएफ बना लो, जैसे स्कैन करके एक पीडीएफ बना लो, तैयार कर दो, और उसमें जो भी एडिशन रहेगा ताकि हमारे पास सेम रहे सारे टॉपिक्स, ठीक है। एडिशन रहेगा वो बुक्स में से करेंगे और उसमें ऐड करते रहेंगे हम, ठीक है। दैट वी विल डू इट लाइक दिस। तो अभी आज के लिए इतना ही, दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच। बाकी शाम को 7 बजे आपका सेशन है, तो प्लीज़ सभी लोग आ जाइएगा, जिन लोगों को नहीं पता है उनको नोटिफाई कर दीजिएगा। शिफा इज़ नॉट इन क्लास टुडे, तो शिफा को एक बार बता देना, बाद में उनको प्रॉब्लम होती है कि मैम आपने नहीं बताया, मुझे पता ही नहीं चला, मैंने एक्सेस नहीं किया था, एक बार फिर भी मैसेज भेजना, ठीक है। दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।